तो आज का हमारा क्या टॉपिक क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है। देखिए, हम इसमें देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में इसकी जब स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होता है? ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब कहाँ से लिया गया है? ग्लूकोज से। और जो लाइसिस है वो कहाँ से लिया गया है? कि टूटना, जैसे ब्रेक डाउन। तो इसमें इस जो प्रोसेस है, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, इसमें होता क्या है? जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। किसमें होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन? होता है तो पायरुवेट मॉलिक्यूल में। पायरुवेट मॉलिक्यूल यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल में टूटता है पायरुवेट के। तो अब और ये जो पाथवे है, जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, वो चलता कहाँ पे है? वो चलता है साइटोसॉल में चलता है। और इस पाथवे को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? इम्बिडेन इम्बिडेन मेयरहॉफ पाथवे। जो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो 10 स्टेप प्रोसेस है। यानी कंप्लीट किसमें होता है? 10 स्टेप कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो मतलब एटीपी मिलती है, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलता कैसे है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये पहला क्या होता है? इसमें दो फेज चलते हैं। एक तो प्रिपरेटरी फेज चलता है, यानी कि प्रिपरेशन होता है। और इस फेज में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इस फेज में एनर्जी यूज की जाती है, यानी एटीपी के रूप में एनर्जी यूज की जाती है। दूसरा फेज जो होता है उसको पे ऑफ फेज कहते हैं। और इस फेज में क्या होता है? उस फेज में एनर्जी का जनरेशन होता है। तो पहले हम क्या देखेंगे? प्रिपरेटरी फेज देखेंगे, जिसमें एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहला जो स्टेप है, उस स्टेप का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेशन है। क्या है? फॉस्फोराइलेशन। इस स्टेप में क्या होता है? इसमें होता क्या है? जो ग्लूकोज है इसी का फॉस्फोराइलेशन होता है। इसका फॉस्फोराइलेशन एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इस एंजाइम के द्वारा जो ग्लूकोज है इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। कैसे होता है? एक एटीपी मॉलिक्यूल अपने फॉस्फेट को ट्रांसफर करती है टू द ग्लूकोज एंड इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू एडीपी। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और जो ये स्टेप होता है वो क्या है? इरिवर्सिबल स्टेप है। यूज किसका होता है? Mg2+ आयन का भी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखते हैं सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है उसका क्या होगा? आइसोमराइजेशन। तो वह जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप में क्या होता है? आइसोमराइजेशन होता है। अब आइसोमराइजेशन का मतलब कि केवल फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज होगा। ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। ये भी 6 कार्बन का है। जब अब इसमें केमिकल स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट जब होगा तो ये जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में, यानी एक एल्डोज कीटोज में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? एंजाइम है फॉस्फोग्लूको फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज ये एंजाइम हेल्प करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो इस स्टेप में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर चेंजेस होती है और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और यह स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। सेकंड, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है? ये हमारा थर्ड स्टेप है और थर्ड स्टेप में अगेन फॉस्फोराइलेशन होता है। अब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और यहाँ पे एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम आएगा और अब होगा क्या कि वो फिर से एटीपी का यूज होगा
और एटीपी फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एंड इन इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू एडीपी। और तब क्या होगा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। और इस प्रोसेस में भी यूज होता है Mg2+ आयन का। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। ये भी क्या है, ये इरिवर्सिबल है। पहला और तीसरा इस स्टेप में क्या है, इरिवर्सिबल है। इस प्रिपरेटरी फेज में क्या है, पहला स्टेप और थर्ड स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल है। अब अगेन क्या होता है, जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो होता है इसका क्लीवेज होता है, यानी फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, क्लीवेज का स्टेप है। और इस स्टेप में एंजाइम यूज होता है एल्डोज। देखिए अभी तक हमारे जितने भी मतलब बने मॉलिक कंपाउंड वो 6 कार्बन के थे। अब जब इसका क्लीवेज होता है, यानी ये ब्रेक होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये इसका ब्रेकेज होता है। और एल्डोज एंजाइम हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन एंड अब ये ब्रेक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये 3 कार्बन के कंपाउंड हैं। तो जो ये हमारा जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में केवल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के द्वारा कन्वर्ट होता है, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही आगे रिएक्शन में चलता है। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये इटसेल्फ कन्वर्ट कर लेता है, मतलब एक एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, यहाँ पे एंजाइम हेल्प करता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, इस एंजाइम के द्वारा ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और ये हमारा स्टेप हो गया 5th। तो इतना हमारा क्या था, एक प्रिपरेटरी फेज था। और हमने इसे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज क्यों बोला था, ये देख लेते हैं। क्यों बोला था, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एटीपी यूज हो रहा है हमारे फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए इस फेज को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी बोला गया। अब आते हैं 6th फेज। से पहले जो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमारे 5वें स्टेप में बना था, यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है। एक तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट खुद से बन गया था किसके द्वारा, फ्रक्टोज 1,3 बिस फॉस्फेट के क्लीवेज से। और उसके बाद दूसरा जो है वो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो भी बदला था किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसलिए हमारे पास कितने हो गए, 2 ये हो गए, इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो क्या करता है, वो इसमें एक एंजाइम आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस एंजाइम की हेल्प से होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन का मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। कैसे निकलता है, Na+, चेंज हो जाता है किसमें, NaDH में। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 है मॉलिक्यूल, मैंने ऑलरेडी बोला, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे 2 Na+ आएगा और 2 NaDH कन्वर्ट होगा। और क्या होता है, और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का होता है। क्यों, कैसे, यहाँ पे HPO4 पे 2- ये आता है और जिसके कारण इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और यहाँ पे 2H+। तो अब जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। और इसके भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अब यहाँ पे 2, अब जितने भी रहेंगे सब 2 रहेंगे, क्योंकि ये एक एक का मतलब अगर इसको या तो 2 अलग अलग जगह दिया जाए या फिर 2 साथ में लेके चलें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इस स्टेप पे क्या होता है, इस स्टेप पे फॉस्फोराइलेशन होता है। और ये हमारा 6वां स्टेप था, ये हमारा 7वां स्टेप है। और इस स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पे एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और इस एंजाइम के द्वारा क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होगा। ये एक सबस्ट्रेट है और ये अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किसको ट्रांसफर कर देता है, ADP को, एक
एक एडीपी को, तो दूसरा दो दो हैं तो दो एडीपी को देंगे, और जिससे ये दो एडीपी कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP में। और क्या होता है, जब ये 2 ATP में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक सबस्ट्रेट है, इसलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या इस फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोराइलेशन कर देता है एडीपी का, तो ये खुद कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ, ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। अब क्या होगा, ये जो 3 कार्बन का है, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये इसमें जो फॉस्फेट जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी बॉन्ड बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होती है, और जिसके कारण ये म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से क्या होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, आप लिख सकते हैं, मैंने म्यूटेज शॉर्ट में लिखा। म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ये 3 जो तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो दूसरे कार्बन पे आ जाता है, और जिसके कारण कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। और उसके बाद ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, 8th स्टेप। 9th स्टेप में क्या होता है, जब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट जब चेंज हो गया, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरेट जब चेंज हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट का 2-फॉस्फोग्लिसरेट में रिमूवल होता है किसका, वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। एक मॉलिक्यूल से एक H2 तो 2 हैं तो 2H2 का रिमूवल होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज एंजाइम एंड Mg2+ आयन, ये कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को, मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को शॉर्ट में PEP भी बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, ये हमारा 9वां स्टेप था। अब 10th स्टेप में क्या होता है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम के द्वारा ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, ये ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 ATP बना, और ये भी एक सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट के द्वारा फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इस स्टेप को भी बोलेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे दें कि इस पे ऑफ फेज में जो हमारा 6, 7, 8 और 9th स्टेप, ये सारे क्या हैं, रिवर्सिबल स्टेप हैं। ओनली जो 10th स्टेप है जिसमें फॉस्फोइनॉल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हुआ है, पायरुवेट में, ये क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। तो ये हमें याद रखना इसलिए चाहिए क्योंकि ये आगे एक ग्लूकोनियोजिनेसिस जो प्रोसेस जो होता है उसमें ये हेल्प करेगा हमें कि आखिर वो प्रोसेस होता कैसे है। अगर हम नेट रिएक्शन देखें, होगा क्या, ग्लूकोज है, 2 NAD+ है, 2 ADP है, 2 HPO4 पे 2-, इतने का यूज हुआ। क्योंकि जब हम अगर अपना रिएक्शन पूरा देखेंगे प्रोसेस, तो उसमें क्या हुआ है, 2 ATP यूज हुआ है प्रोसेस में, और उसके बाद जब पे ऑफ पे जाए तो वहाँ पे 4 ATP बना। तो क्योंकि वहाँ पे 2 ATP यूज किया गया, ये 2 ATP यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, और यहाँ पे केवल 2 ADP हम यहाँ ले रहे हैं। अब बना क्या है, 2 पायरुवेट बना, 2 NADH बने, 2 ATP बना, 2 H2, क्योंकि H2 भी रिमूव होता है। तो होगा क्या प्रोसेस, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एक NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2.5 ATP या फिर 3 ATP बनते हैं। कुछ बुकों में 2.5 ATP दे रहते हैं, या फिर कुछ बुकों में 3 ATP दिए रहते हैं। तो अगर 2 NADH है, ऑक्सीडेशन होगा, या तो 5 ATP बनेंगे या फिर 6 ATP बनेंगे। मतलब बुकों के हिसाब से, इसके हिसाब से हम जोड़ लेते हैं, 2.5 के हिसाब से 5 बनेंगे, 3 के हिसाब से 6 ATP बनेंगे। तो होगा क्या कि अगर O2 प्रेजेंट है तो टोटल ATP का प्रोडक्शन कितना होगा, अगर O2 प्रेजेंट है तो टोटल ATP का प्रोडक्शन 7 ATP होगा, या फिर 8 ATP होगा, और अगर O2 नहीं प्रेजेंट है तो टोटल ATP का प्रोडक्शन केवल 2 ही होगा, यानी 2 ATP ही बनेगा।